चलिए आइए, तो आज हम लोग मौर्यकालीन कुछ प्रश्न करें। मौर्यकाल तो हो गया है, तो मौर्यकाल से संबंधित कुछ प्रश्न जिसके माध्यम से मौर्यकाल में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और हूबहू वो प्रश्न नहीं है आपको, लेकिन जो प्रश्न हैं, जो विकल्प हैं, वो कहीं ना कहीं आपको पूछे गए हैं। तो इसलिए हूबहू प्रश्न पे न जाइए, और हूबहू प्रश्न कितने रिपीट भी होते हैं। तो इस प्रश्न को करने का मतलब ये है, इस तरह के आंसर, इस तरह के प्रश्न रखने का मतलब ये है कि हम लोग इनके विकल्पों के माध्यम से कोर्स को एक बार रिवाइज करने का प्रयास करें और ये देखें, और आपके लिए एक तरह से यह एक प्रैक्टिस सेट है कि आप क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं और कहाँ गलती कर रहे हैं। क्योंकि जो गलती आप एग्ज़ाम हॉल में करेंगे वो गलती आप अपने घर पे कर लें, कमरे पे कर लें, तो फिर एग्ज़ाम हॉल में वो गलतियां नहीं होती हैं। इसलिए प्रैक्टिस सेट आवश्यक हो जाता है, क्योंकि 2-4 गलतियां एग्ज़ाम हॉल में होती हैं और उन गलतियों पे नियंत्रण प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही स्थापित किया जा सकता है, अन्यथा उसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए आपके सामने जो प्रश्न है, इस प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंग नहीं था? तमिलनाडु, असम, कश्मीर, सौराष्ट्र। 4 विकल्प आपके सामने हैं। आंसर आप लोग बताते जाएं प्रश्नों के, जो गुड इवनिंग, आंसर्स आप लोग बताते जाएं। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंग नहीं था? इसमें आपके तमिलनाडु, असम, कश्मीर और सौराष्ट्र 4 ऑप्शन है। कूट जो आपका दिया हुआ है नीचे, इस कूट में से कौन सा ऑप्शन होगा उसे आप बताएं। आंसर आप लोग देते जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आंसर देने का प्रयास करें, ये ना सोचें कि आंसर गलत होगा या सही होगा। आप आंसर दें, गलत होगा तो वो सही भी होगा। तो निम्न में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंग नहीं था? तमिलनाडु, असम, कश्मीर, सौराष्ट्र। ऑप्शन सी 1 और 2। आपने अमरिंदर प्रभाकर जी ने जो आंसर दिया हुआ है सी, ये कह रहे हैं कि 1 और 2 आंसर सही है। ठीक, आप लोगों में से अन्य कोई? आपका आंसर बिल्कुल सही है। आप कह रहे हैं तमिलनाडु और असम मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत नहीं था। बिल्कुल नहीं था, मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत तमिलनाडु का हिस्सा नहीं है। मौर्य साम्राज्य को अगर आप देखें तो चंद्रगुप्त के समय मौर्य साम्राज्य में क्या क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय मौर्य साम्राज्य में आपका पूरा अफगानिस्तान, एक तरह से कंधार आपका था ही, काबुल था, हेरात था और आपका मकरान तट था। वो चारों उसने सेलुकस से लिया था। और आपका कश्मीर पर अधिकार था ही। कल्हड़ बताता है कि कश्मीर पर भी मौर्यों का अधिकार था। वहाँ श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। फिर इधर आप पूरब आएँ तो पूरब में बांग्लादेश से महास्थान जो अभिलेख मिला है, बांग्लादेश से मिला है, तो वहाँ भी इनका अधिकार सूचित होता है। असम से किसी प्रकार का कोई साक्ष्य, कोई अभिलेख मौर्यों से संबंधित नहीं मिला है। इसलिए मौर्य काल में असम मौर्य साम्राज्य में नहीं था। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि गुप्त साम्राज्य में असम है। गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत, गुप्त साम्राज्य की सीमा में असम है, लेकिन यहाँ मौर्यों की सीमा में नहीं है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु से कोई ऐसा अभिलेख नहीं मिला है मौर्यों का। मौर्यों के जो अभिलेख मिले हैं वो आपके सर्वाधिक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से मिले हैं। एक भी अभिलेख आपका तमिलनाडु से नहीं है, और न ही किसी साहित्य में इसका जिक्र है कि तमिलनाडु पे उनका अधिकार था या नहीं था। चोल, पांड्य, केरल, सत्यपुत्र और ताम्रपाणी, ये आपके जो राज्य हैं, प्रांत हैं, तो इनका उल्लेख अशोक अपने अभिलेख में किस रूप में करता है? वह अशोक अपने अभिलेख में किस अभिलेख में इन चारों का उल्लेख करता है? दक्षिण के जो राज्य हैं, चोल, पांड्य, केरल पुत्र, सत्यपुत्र,
का और ताम्रपर्णी का उल्लेख वो किस अभिलेख में करता है? आप जब उसका दूसरा अभिलेख देखें तो वहाँ वह इन 5 राज्यों का उल्लेख करता है, बताता है कि ये हमारे साम्राज्य के बाहर है। यानी कि जो चोल है, पांड्य हैं, ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र में इनका क्षेत्र था, तमिलनाडु में इनका राज्य था, तो यहाँ भी इनका अधिकार नहीं है। कश्मीर पर आप देख ही रहे हैं, कल्हड़ कह रहे हैं कि कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना किसने करवाई थी? श्रीनगर की स्थापना अशोक ने करवाई। सौराष्ट्र से आपको गिरनार लेक अशोक का मिला ही है, और यहाँ से जूनागढ़ का जो अभिलेख है रुद्रदामन का, उसमें भी वह अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख करता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन सी ठीक। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर से नंदों के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए मिला था? किसने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर से नंदों के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए मिला था? प्लूटार्क, जस्टिन, मेगास्थनीज, एस्ट्रेबो। 4 नाम आपके सामने हैं। किसने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर से नंदों के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए मिला था? आंसर आप लोगों की तरफ से आए कोई आंसर? पहला आंसर तो आपने सही दिया था, इस आंसर को भी आप कर ले जाएंगे। किसने कहा था चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर से नंदों के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने हेतु मिला था? सी ऑप्शन आया मेगास्थनीज, एक ऑप्शन आया मेगास्थनीज का। तो मेगास्थनीज का ये जो ऑप्शन है, एक ऑप्शन आपके पास है। और कोई ऑप्शन आएगा? आप प्लूटार्क की बातें याद कीजिए। प्लूटार्क के कुछ कथन हैं और जस्टिन्स के कुछ कथन हैं, इन दोनों के कथनों को ध्यान रखिए। प्लूटार्क के जो कथन हैं वो क्या हैं? प्लूटार्क कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर से नंदों के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए मिला था। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर से नंदों के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने हेतु मिला था, यह कथन प्लूटार्क का है। प्लूटार्क के कुछ अन्य कथन भी हैं। यही कहता है, प्लूटार्क ही कहता है कि 6 लाख की सेना लेकर 6 लाख की सेना लेकर क्या किया? चंद्रगुप्त ने पूरे भारत को रौंद डाला। सेना लेकर चंद्रगुप्त ने पूरे भारत को रौंद डाला, यह कथन भी आपका किसका है? प्लूटार्क का ही है। और यह कथन भी प्लूटार्क का ही है जो कथन पूछा जा रहा है। जस्टिन का कथन है, जस्टिन कहता है कि सिकंदर चंद्रगुप्त, हालांकि वो सामान्य कुल में उत्पन्न हुआ था, सिकंदर सामान्य कुल में उत्पन्न हुआ था, सामान्य कुल में उत्पन्न हुआ था, लेकिन दैवीय प्रेरणा से, दैवीय प्रेरणावश वह सम्राट बनने की महत्वाकांक्षा रखता था। चंद्रगुप्त मौर्य सामान्य कुल में उत्पन्न हुआ था, लेकिन दैवीय प्रेरणावश वह क्या सम्राट बनने की महत्वाकांक्षा रखता था। इसी ने कहा कि एक बार यह सिकंदर से मिला था और सिकंदर ने क्या किया कि सिकंदर इसकी स्पष्टवादिता से रुष्ट हो गया, स्पष्टवादिता से रुष्ट हो गया और इसे मारने का आदेश दिया, लेकिन यह चालाकी से बच निकला, अपनी चालाकी से बच निकला। तो मारने का आदेश दिया संबंधी कथन किसका है? वो जस्टिन का है। और नंदों के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए मिला था चंद्रगुप्त, यह बात प्लूटार्क ने बताई है। ठीक। मेगास्थनीज के अनेक कथन हैं, मेगास्थनीज से संबंधित क्वेश्चन कोई न कोई मिलेगा आपको आगे। एस्ट्रेबो से जो जुड़ी हुई बात है, सबसे महत्वपूर्ण जो एस्ट्रेबो से जुड़ी हुई बात है वो है कि यह मेगास्थनीज की बातों को यह असत्य कहता है।
कि मेगास्थनीज ने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल असत्य हैं। ठीक, तो यहाँ चार जो ऑप्शन है, चारों ऑप्शन के विषय में आपने देख लिया। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाए। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य का किस नाम से उल्लेख करता है? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य का किस नाम से उल्लेख करता है? सेंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स, एस्ट्रोनोमोई, सभी। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य का किस नाम से उल्लेख करता है, यानी किस नाम से पुकारता है मेगास्थनीज? ऑप्शन ए सेंड्रोकोट्स, ऑप्शन ए सेंड्रोकोट्स आया और सेंड्रोकोट्स ऑप्शन इसका सही है। ठीक, सेंड्रोकोट्स नाम से कौन कौन लोग पुकारते हैं उसे? एस्ट्रेबो पुकारता है, जस्टिन पुकारता है, मेगास्थनीज पुकारता है, ये सभी उसे सेंड्रोकोट्स कहते हैं। एंड्रोकोट्स कौन कहता है? एंड्रोकोट्स, इसमें एरियन भी उसे सेंड्रोकोट्स ही कहता है। यहाँ एपियन, प्लूटार्क, एपियन और प्लूटार्क उसे एंड्रोकोट्स कहते हैं। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को एपियन और प्लूटार्क एंड्रोकोट्स कहते हैं। मेगास्थनीज, एस्ट्रेबो, एरियन, जस्टिन, ये सभी लोग उसे सेंड्रोकोट्स कहते हैं। एस्ट्रोनोमोई, ये एस्ट्रोनोमोई क्या है? ये शब्द कहीं मिला है आपको मौर्य काल में? ये नगरों के अधिकारी हैं। दो अधिकारी आपके मिले थे, एक आपका एग्रोनोमोई और एक एस्ट्रोनोमोई। तो यहाँ जो विकल्प में यह शब्द जो दिया गया है, यह शब्द नगर के अधिकारियों के संदर्भ में मेगास्थनीज इस शब्द का प्रयोग करता है। नगर के अधिकारियों को वह एस्ट्रोनोमोई बोलता है। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहता है, सेंड्रोकोट्स इतने लोग कहते हैं। एंड्रोकोट्स जो कहते हैं एपियन और प्लूटार्क कहते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन में चला जाए। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करते हुए नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करते हुए नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। कूट इसमें नहीं आया है, कूट अगले पेज में है। इसमें यह क्वेश्चन भी पूरी तरह से नहीं आया। चलिए, ये क्वेश्चन यहाँ है आपका पूरा। संस्थाध्यक्ष, कुप्याध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पौत्याध्यक्ष, 4 विकल्प आपके सामने हैं यहाँ। इनमें से, इन विकल्पों में से मिलाते जाइए। संस्थाध्यक्ष क्या कार्य करेगा? संस्थाध्यक्ष कौन सा कार्य करता था? किस विभाग से संबंधित था या किस कार्य से संबंधित था? तो आप इसमें से, इस विकल्प में से बता दें। कूट इसका नीचे अगले पेज पे चला गया है, तो इस विकल्प में से बता दें संस्थाध्यक्ष का कौन सा कार्य था? चलिए, संस्थाध्यक्ष का जो कार्य है यह मार्गों के विभाग का अधीक्षक है। व्यापारिक मार्ग जो हैं उनका देखरेख संस्थाध्यक्ष द्वारा किया जाता था। कुप्याध्यक्ष यह क्या करता था? यह वन विभाग से संबंधित है। मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग से संबंधित है। मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग से, पौत्वाध्यक्ष माप तौल विभाग से संबंधित है। ठीक, ये आपका
संस्थाध्यक्ष मार्गों, व्यापारिक मार्गों के विभाग से संबंधित है। यहाँ आप व्यापारिक भी जोड़ लेंगे। व्यापारिक मार्गों के विभाग का अधीक्षक है। कुप्याध्यक्ष वन विभाग का अधीक्षक है। मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अधीक्षक है। और पौत्याध्यक्ष मापतौल विभाग का अधीक्षक था। ठीक, यही एक ऑप्शन आपके सामने और आ जाता है अगर पत्तनाध्यक्ष, पत्तनाध्यक्ष, पौत्वाध्यक्ष एक है, एक पत्तनाध्यक्ष भी था। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में 28 अध्यक्षों का उल्लेख किया है, जिसमें से पौत्वाध्यक्ष भी है, पत्तनाध्यक्ष भी है। यह पत्तनाध्यक्ष कौन सा कार्य करता था? यह बंदरगाहों से संबंधित अध्यक्ष था। बंदरगाहों का निरीक्षण करता था, उसकी देखरेख करता था। ठीक, और नवाध्यक्ष भी था एक। तो नवाध्यक्ष क्या करता था? नवाध्यक्ष नाव निर्माण से संबंधित था। यहाँ आप कुप्याध्यक्ष देख रहे हैं। यही एक और अध्यक्ष आपको मिलता है, विवताध्यक्ष। विवताध्यक्ष, विवताध्यक्ष का क्या कार्य है? विवताध्यक्ष ये जैसे वन विभाग का अध्यक्ष है कुपाध्यक्ष, वैसे विवताध्यक्ष किसका अध्यक्ष था? चारागाह का, चारागाहों का अध्यक्ष विवताध्यक्ष होता था। जैसे कुप्याध्यक्ष वन विभाग का अध्यक्ष है, वैसे ही विवताध्यक्ष चारागाह विभाग का अध्यक्ष था। जैसे पौत्वाध्यक्ष मापतौल विभाग का अधीक्षक है। इन दो का ध्यान रखिएगा हमेशा। ये दो बार बार इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि अपने नामों से भिन्न दिखते हैं। मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग से संबंधित है और पौत्वाध्यक्ष मापतौल विभाग से संबंधित है। ऐसे ही पत्तनाध्यक्ष बंदरगाहों से संबंधित है। नवाध्यक्ष नाव निर्माण से संबंधित है। अन्य कुछ अध्यक्षों के नाम हैं। उन अध्यक्षों को आप, इसका ये विकल्प है, विकल्प आप देख लीजिएगा कौन सा विकल्प इसमें सही होगा। ठीक, कुछ अन्य नाम हैं अध्यक्षों संबंधी, जैसे लक्षणाध्यक्ष। उन नामों को भी आप इसी समय इसी के साथ रिवाइज कर लें। लक्षणाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष क्या करता था? लक्षणाध्यक्ष, यह कलर दिख रहा है कि नहीं? लक्षणाध्यक्ष था शीताध्यक्ष, शीताध्यक्ष। ये लक्षणाध्यक्ष क्या कार्य करता था? लक्षणाध्यक्ष टकसाल विभाग का अधीक्षक है, टकसाल विभाग से संबंधित है। शीताध्यक्ष क्या है? राजकीय भूमि, राजकीय कृषि योग्य भूमि का ये अधीक्षक है। ठीक, ऐसे ही आपके अन्य कुछ अध्यक्ष हैं। अन्य अध्यक्षों में आपका जो लक्षणाध्यक्ष हो गया, शीताध्यक्ष, मुख्य अध्यक्षों में यही कुछ अध्यक्ष हैं। अन्य अध्यक्ष भी आप देख लीजिएगा। 8-10 अध्यक्ष जो मौर्य काल में मुख्यतः 8-10 अध्यक्ष हैं जिनको हमने लिखाया था, आपको नोट कराया था। ठीक, मेगास्थनीज और उसके विवरण के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यानी मेगास्थनीज ने जो बातें कही हैं उसमें से इनमें से कौन सी बात असत्य है, कौन सी बात उसने नहीं कही है? कलर दूसरा, इसमें से कौन सी बात मेगास्थनीज ने नहीं कही है? इसमें आप ब्लैक चलेगा? अच्छा, तो इसमें से कौन सी बात आप देखें। इसमें मेगास्थनीज उसके अनुसार भारत समचतुर्भुज के आकार का था। मेगास्थनीज बताता है कि भारत समचतुर्भुज के आकार का था। बात बिल्कुल सही है। मेगास्थनीज ये बात कहता है कि समचतुर्भुजाकार भारत का आकार बताता है। वह कहता है कि पांड्य देश का शासन एक महिला द्वारा चलाया जाता था। यह भी बात बिल्कुल सत्य है कि पांड्य देश का शासन एक महिला द्वारा चलाया जाता था। ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक, भारत में अनेक प्रकार के दास पाए जाते हैं। यह कथन जो आपका दिख रहा है, भारत में अनेक प्रकार के दास पाए जाते हैं, यह कथन बिल्कुल गलत है।
क्योंकि मेगास्थनीज दासों का उल्लेख करता ही नहीं है। मेगास्थनीज कहता है कि भारत में दास हैं ही नहीं। मेगास्थनीज कहता है भारत में दास हैं ही नहीं, तो वह अनेक प्रकार के दास कैसे बताएगा। अगला कथन है भारत में अकाल नहीं पड़ता है। भारत में अकाल नहीं पड़ता है, वह यह बात कहता है। मेगास्थनीज यह बात कहता है कि भारत में अकाल नहीं पड़ता है। तो यहाँ जो आपको कथन दिख रहा है उसमें आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक, किसी का आंसर था सी? आप लोग हाँ, प्रकाश चंद्र जी क्या कर रहे हैं? मैं समझ नहीं रहा हूं आप क्या कर रहे हैं। तो यहाँ ऑप्शन आपका सी ऑप्शन सही है, वह दासों का उल्लेख नहीं करता है। मेगास्थनीज मौर्य काल में दास थे, इस बात का प्रमाण क्या है? इस बात के प्रमाण कौटिल्य है। कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। तो सिर्फ दास ही नहीं थे बल्कि विभिन्न प्रकार के दास थे, और कौटिल्य 9 प्रकार के दासों का उल्लेख करते हैं। कौटिल्य कितने प्रकार के दासों का उल्लेख करते हैं? 9 प्रकार के दासों का उल्लेख कौटिल्य द्वारा किया गया है, यानी दासता थी। अकाल नहीं पड़ता है, यह मेगास्थनीज तो यह बात कहता है, लेकिन यह बात गलत है। अकाल पड़ता है मेगास्थनीज के लिए तो यह सही है, मेगास्थनीज ये बात कह रहा है, लेकिन भारत में अकाल पड़ता था, इस बात का प्रमाण क्या है? इस बात के प्रमाण कौटिल्य भी हैं, और इस बात का प्रमाण चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र छोड़कर कहाँ चले गए? चले गए कर्नाटक, चंद्रगिरी पहाड़ियों पर। और किसके साथ गए? भद्रबाहु ले गए। उन्होंने 12 वर्षीय अकाल की जो बात की थी, तो 12 वर्षीय अकाल से बचने के लिए वो कहाँ चले गए थे? कर्नाटक चले गए। यानी अकाल मौर्य काल में पड़ता था। मेगास्थनीज कहता है कि नहीं पड़ता है। ठीक, तो मेगास्थनीज के संदर्भ में ये कथन सही है। ठीक है, मेगास्थनीज अन्य क्या क्या बातें कहता है? मेगास्थनीज भारत के विषय में ढेर सी सारी चीज़ें बताता है। वो पाटलिपुत्र के विषय में बताता है, पाटलिपुत्र का आकार भी बताता है। पाटलिपुत्र के आकार के विषय में कहता है कि पाटलिपुत्र जो नगर है वह आपका 80 स्टेडिया लंबा है, 15 स्टेडिया चौड़ा है। तो वह पाटलिपुत्र नगर का आकार भी बताता है, उसका क्षेत्रफल भी एक तरह से बताता है, लंबाई चौड़ाई उसकी बताता है। साथ में वह मौर्यकालीन प्रशासन के विषय में, मौर्यकालीन समाज के विषय में यहाँ 7 जातियों का उल्लेख करता है। प्रशासन के विषय में आप देख रहे हैं कि नगरीय प्रशासन के विषय में वह 5 समितियों का उल्लेख करता है, 6 समितियों का उल्लेख करता है। और आपके वैसे ही सैन्य प्रशासन के संदर्भ में भी समितियों का उल्लेख करता है। वह भारत के संदर्भ में कहता है कि यहाँ अनेक नदियाँ हैं, 58 नदियों की बात करता है, 58 नदियों की बात करता है। उसमें भी बताता है कि गंगा सबसे बड़ी है और गंगा यहाँ पवित्र नदी मानी जाती है। लोगों के विषय में बताता है कि यहाँ के लोग ईमानदार हैं, सत्यवादी हैं, ये लोग मदिरा आदि का सेवन नहीं करते हैं, सिर्फ यज्ञ के समय मदिरा का सेवन करते हैं। कुछ ऐसी भी बात बताता है जो कि उस समय नहीं थी, यानी उन बातों को गलत माना जाता है। मेगास्थनीज ने जो बातें कही थी उसमें से कुछ बातें गलत भी थीं। गलत में क्या है? वह कहता है कि यहाँ के लोग लेखन कला से परिचित नहीं हैं, यहाँ लिखित कानून नहीं है, यहाँ लिखित कानून नहीं है। ये दास वाली बात आप देखें ही कि वह कहता है कि यहाँ दास नहीं है, ये भी बात गलत है। वह कहता है अकाल नहीं पड़ता है, ये भी बात गलत है। वह बताता है कि यहाँ 10-10 मीटर लंबे और 6-6 मीटर चौड़े व्यक्ति होते थे, यहाँ चींटियाँ सोना लाती थी। तो इस तरह की बातें वो जो कहता है ये गलत है। जातियों का जो वर्णन करता है 7 प्रकार की जातियाँ, तो वो यहाँ की जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को समझने में संभवतः असफल रहा, इसलिए उसने जो लोगों के कर्म थे, कर्मों के अनुसार उसने जातियों का वर्गीकरण कर दिया। तो यहाँ से सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करते हुए दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट नीचे है, आप यहीं इसको सम्मिलित कर दीजिए। आपातकाल वस्तु व्यवसाय लगने वाले कर मौर्य काल में कौन सा कर किस वस्तु या किस व्यवसाय के लिए लगता था? तो आपातकाल में
जो कर लिया जाता था वह कौन सा कर है? तो आपातकाल में आपात कर के रूप में जो कर विख्यात था मौर्य काल में, वह कौन सा कर है? अब कलर सही है प्रकाश जी? अब ब्लैक पे ठीक है, ब्लैक कलर ठीक है। अब आपातकाल में कौन सा कर, आपात कर के रूप में कौन सा कर महत्वपूर्ण विख्यात था मौर्य काल में? आपात कर के संदर्भ में जो कर था वो प्रणय कर है। ए को आप 3 से मिलाएंगे और संपूर्ण गांव पर सामूहिक रूप से जो कर लिया जाता था उसे पिंड कर बोला जाता था। सिंचाई कर के रूप में जिस कर को जाना जाता था वो आपका उदक भाग है, और वस्तुओं के आयात पर जो कर लिया जाता था वो आपका प्रवेश कर है। यानी आपातकालीन प्रणय कर लिया जाता था। एक शासक अपने शासनकाल में सिर्फ एक बार यह कर लगा सकता है, बार बार कोई शासक इस कर को नहीं लगा सकता है। सिर्फ अपने शासनकाल में कोई भी शासक एक बार ही इस कर को लगा सकता है। यह आपातकालीन कर है, प्रणय कर। जो आपका संपूर्ण गांव पर सामूहिक रूप से जो कर लिया जाता था वो आपका पिंड कर है। उदक भाग सिंचाई कर है, और वस्तुओं के आयात पर प्रवेश कर है। ठीक, कुछ मौर्यकालीन शब्दावली में जो आर्थिक शब्दावली है उसमें कुछ चीज़ें, जैसे आपका दुर्ग, दुर्ग यह जो शब्द है यह राष्ट्र शब्द है। यह आर्थिक संदर्भ में जो यूज होता है, नगरों से जो प्राप्त आय है उसे दुर्ग बोला जाता था, और ग्रामों से जो प्राप्त आय होती थी उसे राष्ट्र बोला जाता था। भूमि कर को यहाँ भाग बोला ही जा रहा है पहले से ही। भूमि कर कितना है? 1/6 भाग। 1 उत्पादन का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था। नगद कर जो लिया जाता था उसे हिरण्य बोला जाता था। हिरण्य, नगद कर जो लिया जाता था, नकद, उसे हिरण्य बोला जाता था। ठीक, अब चलें, इसका कूट आप मिला लेंगे। इसका कूट जो है आपातकाल, वो तो कूट मिला ही था, तो आप इस कूट को मिला लें जो आपके इस विकल्प में दिखे, उसको आप कर लेंगे। मौर्य काल में समापा का समीकरण किससे स्थापित किया जाता है? मौर्य काल में समापा का समीकरण किससे स्थापित किया जाता है? मौर्य काल में दो तीन शब्दावलियां हैं, समापा, तोसली, इसला। ये शब्दावलियां, ये जो शब्द हैं कहाँ के लिए प्रयुक्त किए जा रहे हैं ये आपको पूछा जाता है। तो आप समापा आपका जौगढ़, और तोसली धौली, और इसला जो है यह प्रांत के नीचे की एक इकाई है, और यह जो है दक्षिण भारत के लिए प्रयोग किया जा रहा है। जो आपका दक्षिणा पथ जो इनका प्रांत है उसके लिए प्रयोग किया जा रहा है। वहाँ की राजधानी आपकी सुवर्णगिरी थी। मौर्यों का जो दक्षिण का प्रांत था, दक्षिणापथ, उसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी, और उसी प्रांत में प्रांत से नीचे की एक प्रशासकीय इकाई थी इसला। तो इसला जब पूछा जाता है कि इसका मतलब किस क्षेत्र से है, तो इसका मतलब दक्षिण भारत यानी कर्नाटक आदि क्षेत्र से है। समापा आपका जौगढ़ है, तोसली आपकी धौली है। ये दोनों कलिंग जो प्रांत है इनका, कलिंग की ये उत्तरी कलिंग और दक्षिणी, उत्तरी कलिंग और दक्षिणी कलिंग के ये प्रशासकीय केंद्र हैं दोनों। ठीक, ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन करने वाले जेम्स प्रिसप कौन थे? क्या थे? सैन्य अधिकारी थे, चिकित्सक थे, टकसाल अधिकारी थे, न्याय अधिकारी थे, या न्यायाधीश थे?
ऑप्शन बताएं। आंसर आप लोग देते रहें बिना कहे, ठीक है ना। ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन जेम्स प्रिंसेप ने किया था, जेम्स प्रिंसेप ने किया था। और मौर्यकालीन अभिलेखों में जिसे उन्होंने सबसे पहले पढ़ा था, जो मौर्यकालीन अभिलेख सबसे पहले जो पढ़ा गया था आपका दिल्ली टोपरा अभिलेख है। और उस दिल्ली टोपरा अभिलेख को इन्होंने प्रिंसेप ने ही सबसे पहले पढ़ा था, ठीक, 1837। तो ये क्या थे? ये आपके सी ऑप्शन टकसाल अधिकारी, बहुत सही, टकसाल अधिकारी थे, कलकत्ता टकसाल के अधिकारी थे। तो कलकत्ता जो ब्रिटिश टकसाल था कलकत्ता में, उसके अधिकारी हैं कलकत्ता टकसाल के। और साथ में जो एशियाटिक सोसाइटी है उसके सचिव भी हैं, एशियाटिक सोसाइटी के सचिव भी थे। कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी जो है, एशियाटिक सोसाइटी जिसे विलियम जोन्स ने जिसे स्थापित किया था, उसके सचिव भी हैं। तो इस सोसाइटी के सचिव भी हैं और कलकत्ता टकसाल के अधिकारी भी हैं। तो अगर ये ऑप्शन हटा के ये ऑप्शन रहे तो इस ऑप्शन को भी आप कर लेंगे। ये विलियम जोन्स ने इसे स्थापित किया था। विलियम जोन्स का मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में, मौर्य काल के संदर्भ में क्या योगदान है? विलियम जोन्स का मौर्य इतिहास में क्या योगदान है? विलियम जोन्स ही पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स के विषय में ये बताया कि ये चंद्रगुप्त का नाम है। विलियम जोन्स ने ही सबसे पहले ये बताया कि ये जो सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स, ये जस्टिन प्लूटार्क और मेगास्थनीज जिसका उल्लेख कर रहे हैं, ये और कोई नहीं है, ये चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक। अशोक ने कुल कितनी रातें धर्म यात्रा में बिताई थी? अशोक ने कुल कितनी रातें धर्म यात्रा में बिताया था? आंसर फटाफट देते जाइए ये लोग। ये एक लाइन वाले प्रश्न हैं, ये वन लाइनर हैं, तो इनका आंसर तुरंत मिलना चाहिए। अशोक ने कुल कितनी रातें धम्म यात्रा में गुजारा था? अशोक ने धम्म यात्रा कहाँ से शुरू किया था? धर्म यात्रा वह बोध गया से शुरू किया है, ठीक। अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष वह सबसे पहले बोध गया गया, 10वें वर्ष वह बोध गया गया। और ऑप्शन सी किसका ऑप्शन है? प्रकाश चंद्र जी का, बहुत सही ऑप्शन। 256 रातें उसने गुजारी है। इस बात का उल्लेख सासाराम लघु शिलालेख, सासाराम और रूपनाथ, यह बिहार से मिला शिलालेख है और यह मध्य प्रदेश से मिला शिलालेख है। इन दोनों लघु शिलालेखों में यह बताया गया है कि वह 256 रातें धम्म यात्रा में गुजारा था। पहली धम्म यात्रा कहाँ से शुरू किया? बोध गया से शुरू किया। और आपका फिर अपने 20वें वर्ष कहाँ गया था? राज्याभिषेक के 20वें वर्ष वह लुम्बिनी गया था। और यहीं इधर से ही यहीं जाते हुए उसने निगलमा भी गया था, निगलिमा। यहाँ लुम्बिनी गया था, यहाँ से कौन सा अभिलेख जारी हुआ? लुम्बिनी गया था, तो यहाँ से आपको अभिलेख जो जारी हुआ रूमन देई अभिलेख यहीं से जारी हुआ। और इस अभिलेख में उसके वहाँ जाने की बात बताई गई है। वह वहाँ गया था तो क्या किया था? वहाँ गया था तो वहाँ उसने कर, जो भूमि कर था, भाग था, उसको कम कर दिया था। 1/6 से कम करके 1/8 भाग कर दिया था, क्योंकि वह बुद्ध की जन्मस्थली थी। यहाँ निगलिवा अभिलेख जारी हुआ। यहाँ हालांकि उसने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष ही कनक मुनि का जो यहाँ स्तूप था इसको बड़ा करवा दिया था,
दोगुना करवा दिया था। बाद में जब यहाँ विश्वम्भर लुम्बिनी गया तो यहाँ भी गया था। ठीक, अशोक के स्तंभों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। जो कथन दिए गए हैं वो ये हैं कि बलुआ पत्थर से अशोक के स्तंभों के विषय में बात बताई जा रही है। अशोक के स्तंभों के विषय में बात कही जा रही है। स्तंभों के विषय में क्या बात कही जा रही है कि अशोक का जो ये स्तंभ है ये क्या है, बलुआ पत्थर से निर्मित है। बिल्कुल सही है, बलुआ पत्थर से ये निर्मित है। ठीक, कला की दृष्टि से सारनाथ स्तंभ सर्वोत्तम है। ये भी बात बिल्कुल सही है कि कला के दृष्टिकोण से सारनाथ का जो स्तंभ है वह सर्वोपरि सर्वोत्तम माना जाता है। उसके जो शीर्ष पर 4 सिंह बने हुए हैं और उस जो नीचे वाला एक आपका जो भाग होता था, ये आपका स्तंभ होता था, स्तंभ आपके हैं, और इसके शीर्ष भाग पर यहाँ आपके सिंह हैं और इस भाग पे भी 4 पशु आपके बने हुए हैं। तो यह सबसे अच्छा माना जाता है कला के दृष्टिकोण से। रुमनदेही स्तंभ सबसे छोटा है और इसके शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी हुई है। यह बात तो बिल्कुल सही है कि रुमनदेही स्तंभ सबसे छोटा है, यहाँ तक तो ये कथन सही है। लेकिन इसके बाद का जो अंश है यह इस कथन में गलत है। इसके शीर्ष पर, रुमनदेही स्तंभ के शीर्ष पर सिंह नहीं है बल्कि अश्व है, घोड़ा है। इस रुमनदेही स्तंभ पर सिंह नहीं है बल्कि घोड़ा है, अश्व है। तो यह कथन गलत हो गया। लुम्बिनी स्तंभ पर दाना चुगते हुए हंसों का अंकन है। दाना चुए हुए हंसों का अंकन है। लुम्बिनी स्तंभ पर दाना चुगते हंसों का अंकन नहीं है बल्कि रामपुरवा लौरियानंदगढ़ पर दाना चुगते हंसों का अंकन है। यानी यह भी कथन गलत है, यह भी कथन गलत है। 1 और 2 ये 2 ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक, यहाँ तक ठीक है। मज़ा आ रहा है क्वेश्चन करने में? नीरज सक्सेना जी, क्वेश्चन करने में आनंद आ रहा है ना? क्वेश्चन करने में आनंद लीजिए, क्योंकि जब प्रश्न में आपको आनंद आने लगे तो समझिए कि स्थिति सब ठीक ठाक चल रही है। जब प्रश्न डराने लगे तब समझिए कि मामला गड़बड़ है। और दूसरा इस पे कल दरअसल ये पिंक पे है और पिंक लेने पे यहाँ से अब इसमें से कौन, ये अच्छा, अब इसको करें। अच्छा, तो हाँ अब सही। तो यहाँ आपने इस प्रश्न में कोई समस्या? ठीक है, चलें आगे। आरती जी प्रश्नों को देखते रहें, प्रश्न एक बार देख लें। अच्छा, जो विषय वाले हैं वो तो ज़रा प्रश्न में डूबे, और जो विषय वाले नहीं हैं वो प्रश्न को यूँ ही आप एक झटके में देख लें, आंसर्स देख लें जो एक एक लाइन वाले हैं। क्योंकि आपके जीएस से यहाँ से, हालांकि जीएस में ये प्रश्न, जीएस का भी प्रश्न हो सकता है, बनते भी हैं, लेकिन एक एक लाइन जो है ये अलग, एक एक लाइनें आपकी जीएस के एक एक प्रश्न हैं। इस प्रश्न में आपको 4 प्रश्न बनेंगे, वो टीजीटी में भी इसमें 4 प्रश्न बनेंगे। वो एक प्रश्न नहीं पूछेंगे इस तरह से। टीजीटी जिस तरह से पूछते हैं 1 लाइनर प्रश्न, वो आपके यहाँ से उनके 4 प्रश्न बनेंगे। तो एक प्रश्न में आपने 4 प्रश्न किया है। अब जो आपके स्तंभ हैं, आपने देखा सारनाथ स्तंभ पे 4 सिंह हैं,
4 सिंह एक साथ हैं, ठीक, एक दूसरे से पीठ सटाए हुए, और भारत सरकार का यह राजकीय चिन्ह भी है। रुमंदेही पर अश्व आपको दिखा। अशोक के जो स्तंभ हैं, कुछ स्तंभ लेख रहित हैं और कुछ स्तंभ लेख विहीन हैं, लेकिन जितने भी स्तंभ हैं उन सब की एक सामान्य विशेषता ये है कि वो सभी पालिशदार हैं, सभी गोलाकार हैं, हाथी की सूंड जैसे हैं, ऊपर पतले होते गए हैं, नीचे मोटे हैं, जमीन पे खड़े किए गए हैं, बलुआ पत्थर से बने हैं, एक ही पत्थर के बने हैं, इसमें कई पत्थरों का जोड़ नहीं है, एक ही पत्थर है। यहाँ जो शीर्ष भाग आपको दिख रहा है ये तांबे की कील से जोड़ा गया है, ठीक। यहाँ जो लेख विहीन स्तंभ जो महत्वपूर्ण स्तंभ है उसमें आपका एक बसाड़ का स्तंभ है, एक कौशाम्बी का है, एक शंकिसा का है, एक रामपुरवा का है। तो ये 4 जो लेख विहीन स्तंभ है, तो इसमें जो बसाड़ वाला स्तंभ है उस पर सिंह की आकृति, शीर्ष पर सिंह की मूर्ति बनी हुई है, सिंह की आकृति बनी हुई है। और आपका जो रामपुरवा स्तंभ, रामपुरवा से 2 स्तंभ पाए गए हैं, एक लेख विहीन है और एक लेख युक्त है। तो जो लेख युक्त है उस पर आपको सिंह है और जो लेख विहीन है उस पर वृषभ बना हुआ है। और शंकिसा से जो स्तंभ मिला है उस पर हाथी है, हाथी सिर्फ एक ही स्तंभ पे है, वो आपका शंकिसा से है। लौरिया नंदगढ़ पर आपका सिंह है। लौरिया अरराज का जो शीर्ष है वह टूट गया है, उस पर कुछ लोगों का मानना है कि उस पर गरुड़ की आकृति थी, ठीक। इस विकल्प को आप देख लीजिएगा कौन कौन सही है इसमें। अशोक ने अपने किस अभिलेख में कहा कि सभी मनुष्य मेरी संतानें हैं? अशोक ने अपने किस अभिलेख में कहा, क्या कहा? सभी मनुष्य मेरी संतानें हैं। आंसर आना चाहिए ये। इस प्रश्न का आंसर ए, प्रथम अभिलेख। अमरेंद्र जी, एक ऑप्शन ये ए है, प्रथम अभिलेख, जो कि पूरी तरह से गलत है। और ऑप्शन इसको आप ब को भ पढ़िएगा, अभिलेख नहीं है, अभिलेख है, ठीक। पृथक कलिंग अभिलेख, याद कीजिए, पृथक कलिंग लेख में वो क्या कहता है? पृथक कलिंग लेख में वह कहता है 7वां शिलालेख, बिल्कुल नहीं। पृथक कलिंग लेख, पृथक कलिंग लेख जो जौगढ़ और आपका धौली और जौगढ़ से जो 2 स्तंभ मिले हैं, जो 2 शिलालेख मिले हैं अशोक के, तो उसमें उन शिलालेखों में 13वां नंबर का 11, 12, 13 नंबर के लेख उस पे नहीं हैं, और उनकी जगह पे 2 अलग लेख हैं, उन्हें ही पृथक कलिंग लेख बोला जाता है। इन दोनों शिलालेखों पर 2 अलग लेख हैं जिन्हें पृथक कलिंग लेख बोला जाता है। इसी पृथक कलिंग लेख में वो कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतानें हैं, ठीक। इसी पृथक कलिंग लेख में वह कलिंग के नगर व्यवहारिकों को निर्देश देता है कि वह सबके साथ समानता और निष्पक्षता से न्याय करें, ठीक। प्रथम अभिलेख, प्रथम जो इसका अभिलेख अगर शिलालेख मान ले इसको, तो प्रथम अभिलेख में क्या बात करता है? प्रथम शिलालेख, अगर इसको शिलालेख आप माने तो प्रथम शिलालेख में वो क्या कहता है? प्रथम शिलालेख में वह हिंसा रोकने की बात करता है, जीव हत्या रोकने की बात करता है। 13वां शिलालेख, 13वें शिलालेख में वो क्या कहता है? 13वें शिलालेख में वह कलिंग के युद्ध का वर्णन कर रहा है कि इस युद्ध में क्या हुआ। वह बताता है कि इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, और इस दृश्य को देखकर सम्राट का हृदय परिवर्तित हो गया, द्रवित हो गया, सम्राट का हृदय द्रवित हो गया, और वह धम्म की क्या करने लगा? सत्तोशाह
परिरक्षा करने लगा, शतोषा अभिलाषा करने लगा और शतोषा शिक्षा करने लगा। तो इस 13वें शिलालेख में वह, इसी शिलालेख से ये पता लगता है कि वह धर्म को, बौद्ध धर्म को क्या करने लगा, शतोत्साह 3 शब्द हैं यहाँ, परिरक्षा, कभी इन शब्दों में उलझाया जाएगा आपको, परिरक्षा, शिक्षा और अभिलाषा, ये 3 वो करने लगा। ठीक, इसी 13वें शिलालेख में विभिन्न जो 5 यवन राज्य हैं, उन 5 यवन राजाओं का नाम इसी 13वें शिलालेख में अशोक द्वारा बताया गया है। 5 यवन राज्यों का जो नाम लिया गया है इसी 13वें शिलालेख में लिया गया है, और दक्षिण के जिन 5 राज्यों का नाम लिया गया है वह आपके दूसरे शिलालेख में लिया गया है। इस शिलालेख में भी दक्षिण के राज्यों का उल्लेख है, सिर्फ 2 का उल्लेख होता है, सिर्फ 2 का उल्लेख है, चोल, पांड्य, ताम्रपर्णी, सिर्फ इन्हीं का उल्लेख है, 3 का उल्लेख है सिर्फ, और 5 यवन राज्यों का उल्लेख है। और दूसरे में क्या है, दूसरे में सिर्फ यवन राजाओं में एक की बात की जाती है, अंत्योक की, और कहा जाता है कि और उसके पड़ोसी यवन राजा। दूसरे शिलालेख की शब्दावली क्या है कि अंत्योक और उसके पड़ोसी यवन राजा, यानी सिर्फ एक यवन राजा का उल्लेख किया गया है। तो अगर कभी पूछा जाए कि किस शिलालेख में सिर्फ एक अंत्योक नामक यवन राजा का उल्लेख किया गया है, तो आपका दूसरा शिलालेख है। ठीक, 7वां शिलालेख अशोक की धार्मिक सहिष्णुता के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख है। इसमें अशोक कहता है कि सभी धर्मों के लोग एक स्थान पर रह सकें, क्योंकि सभी हृदय की पवित्रता चाहते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कहाँ से त्रिमुखी यक्ष की मूर्ति मिली है? निम्नलिखित में से कहाँ से त्रिमुखी यक्ष की मूर्ति मिली है? ये आपके लोहानीपुर, मथुरा, ये यक्ष अक्षिणियों की मूर्तियां जो मौर्य कालीन लोक कला है, लोक कला के अंतर्गत ये मूर्तियां बनी हुई हैं। मौर्यकालीन कला को 2 भागों में बांटा गया है, कुमार स्वामी ने 2 भागों में बांटा है, और उसमें वो क्या एक भाग कहते हैं कि वो राजकीय कला, दूसरा भाग लोक कला। तो जो यक्ष मूर्तियां बनी हैं, ये भक्ष नहीं, यक्ष है। यक्ष मूर्तियां जो बनी हैं वो आपकी लोक कला के अंतर्गत बनी हैं। कभी ये प्रश्न भी अगर पूछ लिया जाए कि मौर्य काल में जो यक्ष मूर्तियां बनी हैं वो किस कला के अंतर्गत मानी जाएंगी, तो वो लोक कला के अंतर्गत मानी जाएंगी। तो इसमें आपके लोहानीपुर से 2 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां यहाँ से मिलती है, पाटलिपुत्र के पास है। मथुरा से बहुत प्रसिद्ध मूर्ति मिली है मणिभद्र की, मणिभद्र की मूर्ति यहाँ से आपको मथुरा से मिली है। त्रिमुखी यक्ष की मूर्ति आपकी राजघाट वाराणसी, ये आपका वाराणसी में है, तो त्रिमुखी यहाँ से मिली है। ये आपके दीदारगंज बिहार से है, बिहार से भी एक यक्ष मूर्ति आपको मिली हुई है। तो ये यक्ष मूर्तियाँ, इन मूर्तियों को ध्यान रखिएगा, ये मूर्तियाँ बार बार मणिभद्र और त्रिमुखी ये पूछी जाती हैं। ठीक, निम्न कथनों में से असत्य कथन को चिन्हित करें। निम्न कथनों में से असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। कौन सा कथन इसमें गलत है? कौटिल्य ने चंडालों को छोड़कर अन्य सभी वर्णशंकर जातियों को शूद्र कहा है। कौटिल्य ने चंडालों को छोड़कर अन्य सभी वर्ण जातियों, वर्णशंकर जो हैं उनको क्या कहा है? शूद्र कहा है। यह बात सही है कि गलत है? यह बात बिल्कुल सही है। कौटिल्य सिर्फ चंडाल को छोड़कर अन्य सबको वो शूद्र कहते हैं, जितने वर्णशंकर। वर्णशंकर जातियाँ कैसे उत्पन्न होती हैं? वर्णशंकर जातियाँ अंतरजातीय या अंतर्वर्णीय विवाह के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं। उनसे जो संतानें उत्पन्न होती हैं वो वर्णशंकर होती हैं, तो उन सभी को वो शूद्र वर्ण में शामिल करते हैं। कौटिल्य ने तलाक को मोक्ष कहा है।
बिल्कुल सही। कौटिल्य ने तलाक को मोक्ष कहा था। गणिकाएं राजकीय सेवार्थ नियुक्त की जाती थीं, यानी राज्य की सेवा के लिए नियुक्त की जाती थी। ये कथन भी बिल्कुल सही है, गणिकाएं राजकीय सेवार्थ नियुक्त की जाती थी। अब आपका जब 3 कथन बिल्कुल सही हैं तो अंतिम गलत होगा ही होगा। रूपजीवा रंगमंच पर नाटक करने वाली महिलाएं थीं। यहाँ मौर्यकालीन उन शब्दावलियों को ध्यान कीजिए। जब हम लोग मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति कर रहे थे तो वहाँ कुछ शब्दावलियाँ जो आपको दिखी थी, उसमें एक शब्दावली रूपजीवा है और एक शब्दावली रंगोपजीवी। 2 शब्दावलियाँ आपको वहाँ दिखी थी। एक रूपजीवा है, एक रंगोपजीवी है। रूपजीवा यह जो है, यह किसके लिए प्रयुक्त किया जाता था? यह स्वतंत्र रूप से वेश्या का व्यापार करने वाली, वेश्या का व्यवसाय करने वाली महिलाओं के लिए प्रयोग किया जाता था। यानी ये एक तरह से स्वतंत्र वेश्याएं हैं, रूपजीवा। और रंगोपजीवी जो हैं वो ये हैं, रंगमंच पर नाटक करने वाली महिलाएं, ये रंगोपजीवी हैं। इसमें पुरुष भी होते थे, महिलाएं भी होती थी। तो महिलाएं जो होती थी वो रंगोपजीवनी बोली जाती थी और रंगोपजीवी पुरुष होते थे। तो ये जो शब्दावली है रूपजीवा, ये मुख्य रूप से ये स्वतंत्र वेश्याएं हैं जो स्वतंत्र रूप से अपने व्यवसाय का व्यवसाय करती थी। इनसे राज्य कर भी लेता था, ये कर देती थी राज्य को और इन्हें राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त थी अपने व्यवसाय करने का। तो ये शब्दावलियाँ आपको यहाँ से कुछ शब्दावलियाँ, जैसे सामाजिक, जो हम लोग सामाजिक स्थिति कर रहे थे उसमें जो मनोरंजन के साधन के संदर्भ में कर रहे थे, तो ये नाटक भी एक मनोरंजन का साधन था। इसी तरह से अन्य शब्दावलियाँ आपकी जो थीं, जैसे सौभिक, मदारी, वाग्जीवक, यानी विभिन्न बोलियां बोलने वाला, कौवे की बोली, कबूतर की बोली या किसी पशु की बोली, इस तरह से बोलियां बोलकर वह लोगों का मनोरंजन करते थे। हाँ, तो इस तरह से उन शब्दावलियों को ध्यान रखिएगा। ठीक, मौर्यकालीन न्यायिक प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्यकालीन न्यायिक प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। तो असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए, तो इसमें कुछ और है विकल्प नहीं। मौर्य काल में कारीगरों को अंग क्षति करने, राजस्व चोरी, पशु हत्या करने पर मृत्युदंड दिया जाता था। मौर्य काल में जो मृत्युदंड दिया जाता था वह अंग क्षति, कारीगरों की अंग क्षति, उनके हाथ और आंख की अंग क्षति करने पर मृत्युदंड दिया जाता था। बिल्कुल सही। राजस्व चोरी पर भी मृत्युदंड दिया जाता था, यह भी सही। पशु हत्या करने पर मृत्युदंड दिया जाता था, यह भी सही। यानी कथन एक सही है। फौजदारी न्यायालय को धर्मस्थीय बोला जाता था। 2 प्रकार के न्यायालय मौर्य काल में मिलते हैं, एक धर्मस्थीय है, एक कंटक शोधन है। तो यह जो धर्मस्थीय है यह फौजदारी नहीं है बल्कि दीवानी न्यायालय है। यह क्या है? दीवानी न्यायालय है। और फौजदारी न्यायालय कौन सा है? फौजदारी न्यायालय कंटक शोधन है। कंटक शोधन, कंटक शोधन को फौजदारी न्यायालय बोला जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार अपराध कम होते थे। बिल्कुल सही। मेगास्थनीज जब मौर्य सेना में गया था सैनिक शिविर में, तो वहाँ देखा 200 दक्रम, पूरे साल भर में पूरे सैनिक शिविर में 200 दक्रम की ही चोरी हुई थी। यानी उतने ही सामान का पता नहीं लग रहा था। तो यहाँ अपराध बहुत कम होते थे। वो कहता ही है कि यहाँ के लोग ईमानदार और सत्यवादी हैं। न्यायालय में 3-3 न्यायाधीश बैठकर न्याय करते थे। बिल्कुल सही। कथन आपका जो गलत था वो बी ऑप्शन गलत था। ठीक है, ठीक है। मौर्यकालीन जो न्यायिक प्रणाली है उसमें आपके 2 प्रकार के न्यायालय हैं, कंटक शोधन और धर्मस्थीय। कंटक शोधन
आपने देख ही लिया, ये फौजदारी न्यायालय है, धर्मस्थली ये दीवानी न्यायालय है। 3 न्यायाधीश मिल के बैठ के शासन कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं। अशोक ने भी न्यायिक सुधार किया था। अशोक ने न्यायिक सुधार क्या किया? अशोक ने थोड़ा सा मृदु बनाया न्याय को। यहाँ जो मृत्युदंड दिया जा रहा है, इसमें अब 3 दिन की मोहलत दी जाने लगी। अपने चौथे स्तंभ लेख में अशोक इसका उल्लेख करता है कि हमने मृत्युदंड दिए जाने वाले अपराधियों को 3 दिन की मोहलत दी। 3 दिन का उन्हें समय दिया गया और फिर चौथे दिन उन्हें मृत्युदंड दिया जाता था। उसने न्याय के संदर्भ में जो न्यायाधीश हैं, इनका निरीक्षण करने के लिए धम्म महामात्रों के 2 कार्य हैं। एक तो धम्म संबंधी कार्य हैं ही, दूसरा उनका न्यायिक कार्य भी है। और वो न्यायाधीशों का निरीक्षण भी करते थे, और वो अगर बहुत वृद्ध अपराधी है तो उन्हें वो मुक्त भी कर सकते थे या उनकी सज़ा को कम भी कर सकते थे। ठीक। और आपने अशोक का जो सबसे महत्वपूर्ण सुधार है उसी चौथे स्तंभ लेख में, वो कहता है कि हमने रजुकों को क्या किया? न्यायिक अधिकार प्रदान कर दिया। न्यायिक अधिकार प्रदान करने का मतलब क्या था? कि दंड और व्यवहार समता स्थापित करने के लिए इसी चौथे स्तंभ लेख में वह रजुकों को न्यायिक अधिकार भी प्रदान करने की बात करता है, जिससे न्याय में समानता स्थापित हो सके। पहले भिन्न भिन्न अधिकारी न्याय कार्य करते थे, जिससे न्यायिक निर्णयों में असमानता रहती थी, इसलिए उसने रजुकों को न्याय दंड का भी अधिकार दे दिया। अगला ऑप्शन क्या है? अगला प्रश्न है, अशोक का कौन सा उत्तराधिकारी देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करता था? बहुत ही सामान्य प्रश्न है। अशोक का कौन सा उत्तराधिकारी देवानाम प्रिय की उपाधि धारित करता था? क्योंकि एक उपाधि देवानाम प्रिय की उपाधि अशोक की भी थी, तो अशोक के अलावा इस उपाधि को कौन धारण करता था? इसका ऑप्शन जल्दी आप लोग दें। इसी क्वेश्चन का आंसर बी है अमरिंदर जी। बी ऑप्शन प्रकाश चंदा जी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। अशोक के उत्तराधिकारियों में दशरथ देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करते हैं। अशोक के जो उत्तराधिकारी हैं, अशोक के उत्तराधिकारियों का क्रम ध्यान रखिएगा, क्योंकि अशोक के उत्तराधिकारियों में जो पुराण जो सूची देते हैं, जो दिव्यावदान में सूची दी गई है, पुराण में जो सूची दी गई है उसमें 10 नाम है। पुराण में 10 नाम है और दिव्यावदान में 6 नाम है। तारानाथ भी कुछ नाम बताते हैं। तारानाथ 3 लोगों का उल्लेख करते हैं, तो तारानाथ कितनों का उल्लेख करते हैं? 3 का। लेकिन इन सब में पहला शासक कॉमन है। पहले नंबर पर यानी अशोक के बाद जो शासक बना उसमें इन तीनों में सब में एक कॉमन नाम है, वो है कुणाल। कुणाल का सबसे पहले सभी ने उल्लेख किया है, यानी अशोक के बाद कुणाल शासक बना। अंधा है, अंधा था, तक्षशिला का राज्यपाल भी था प्रारंभ अशोक के काल में। इसके बाद के जो शासक हैं, कुणाल के बाद संप्रति हैं, संप्रति के बाद शालिशुक हैं, इसके बाद आपके दशरथ और अंतिम शासक बृहद्रथ माने जाते हैं। ठीक। संप्रति के विषय में, संप्रति जैन मतानुयायी है, संप्रति जैन मतानुयायी है और त्रिखंडाधिपति इसकी एक उपाधि है। शालिशुक जो हैं, इन्हें गार्गी संहिता में धार्मिक के रूप में अधार्मिक बोला गया है। ये जो शालिशुक हैं, इन्हीं के अगर ये सवाल अलग से पूछा जाए आपकी गार्गी संहिता में किसे धार्मिक के रूप में अधार्मिक बोला गया है, तो शालिशुक को बोला गया है। इसने अपने बड़े भाई की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी और इसे झगड़ालू बोला गया है। इसे झगड़ालू, तो कौन सा मौर्य शासक झगड़ालू था? झगड़ालू शासक कौन सा था? तो मौर्य शासक जो झगड़ालू थे वो शालिशुक है। ठीक।
दशरथ के विषय में आप जानते ही हैं, इनकी उपाधि देवानाम्पी है और नागार्जुनी बराबर पहाड़ियों पर आजीवक संप्रदाय के लिए गुफा बनवाने के संदर्भ में ये प्रसिद्ध हैं। तो इन्होंने 4 गुफाएं वहाँ बनवाई थी। बृहद्रथ के विषय में, बृहद्रथ के विषय में इन्हें प्रज्ञा दुर्बल बोला गया है। हर्ष ने इन्हें प्रज्ञा दुर्बल बोला है। तो प्रज्ञा दुर्बल कौन शासक है? तो प्रज्ञा दुर्बल शासक जो हैं वो आपके बृहद्रथ हैं। तो मौर्य शासकों में झगड़ालू शासक शालिशुक है और प्रज्ञा दुर्बल शासक बृहद्रथ हैं। इसी शालिशुक के समय में एक बाह्य आक्रमण भी हुआ था। अंतियोकस तृतीय ने शालिशुक के समय में ही यहाँ पोलिबियस जो कहता है वो कहता है कि सुभग सेन यहाँ शासक था। तो सुभग सेन की पहचान इसी शालिशुक से की जाती है। ठीक, तो इनके उत्तराधिकारियों के संदर्भ में इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा। मौर्य प्रशासन में परिहार शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है, किस लिए किया गया है? जनगणना, भूमि मापन, भूमि क्रय, कर में छूट। हाँ बिल्कुल बुद्धिहीन। तो ये जो प्रयोग किया गया है परिहार, ये शब्द आपके कर में छूट के संदर्भ में प्रयोग किया गया है। इस शब्द का प्रयोग किया गया है आपके रुमनदेयी अभिलेख में, रुमनदेयी लेख में इसका प्रयोग किया गया है। रुमनदेयी जो लेख है उसमें, लघु शिलालेख, उसमें इसका प्रयोग किया गया है। यानी अशोक ने क्या किया था, वो लुम्बिनी के लोगों में कर की छूट दी थी। यानी जो भूमि कर 1/6 भाग लिया जाता था उसको कम करके उन्होंने 1/8 भाग लिया। वहाँ भोग जो था उसे बिल्कुल समाप्त कर दिया। भोग वहाँ के लोगों से नहीं लिया जाता था, सिर्फ भाग लिया जाता था। और भाग कितना लिया जाता था? 1/6 की जगह 1/8 लिया जाने लगा। ठीक, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को जम्बू द्वीप का शासक बताया गया है? किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को जम्बू द्वीप का शासक बताया गया है? सकल जम्बू द्वीप का शासक, सकल जम्बू द्वीप का शासक किस ग्रंथ में बताया गया है? तो यह ग्रंथ है आपका महावंश। इसमें बताया गया है चंद्रगुप्त का जो साम्राज्य है वह चतुः समुद्र पर्यंत, चतुः समुद्र पर्यंत यानी चारों तरफ समुद्र सीमा तक उसका साम्राज्य है। महाभाष्य में बोला गया है और इसमें बोला गया है कि वह सकल जम्बू द्वीप का शासक है। ठीक, यहाँ उनके साम्राज्य के विषय में इंडिका में भी उसका साम्राज्य का क्षेत्रफल बताया जाता है। और अर्थशास्त्र में तो इस तरह की कोई स्पष्ट बात नहीं की गई है, वहाँ राज्य के विषय में जो बातें बताई गई हैं। ठीक, चलें आगे। निम्नलिखित में से किसका मौर्य काल में उल्लेख नहीं मिलता है? ईंट के घेरदार कुएं, उत्तरी काली पालिश मृदभांड, सती प्रथा, राजस्व का दैवीय सिद्धांत। दरअसल इस प्रश्न में विकल्प थोड़े से गलत हो गए हैं, तो इसको हम, इस प्रश्न को आपको सुधार दे रहे हैं। और ये आपको यहाँ इस ऑप्शन की जगह आप लिख लीजिए पर्दा प्रथा। अब आप प्रश्न करें, इसको जो है राजस्व को राजत्व समझिएगा, राजत्व है। ठीक, अब आप इसका आंसर बताएं। निम्नलिखित में से किसका मौर्य काल में उल्लेख नहीं मिलता है? ईंट के घेरदार कुएं, उत्तरी काली पालिश मृदभांड, पर्दा प्रथा, राजत्व का दैवीय सिद्धांत।
सी ऑप्शन, प्रकाश चंदा जी ने सी ऑप्शन दिया है। कितने लोग सहमत हैं इस ऑप्शन से? सी ऑप्शन, पर्दा प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है, ऐसा कहना है। कितने लोग सहमत हैं? सी ऑप्शन, लोकेश जी भी सहमत हैं। कौटिल्य कहते हैं आशुर्यपश्या, आशुर्यपश्या किसके लिए प्रयोग करते हैं? सूर्य को न देखने वाली। जब असूर्यपश्या का उल्लेख होगा, सूर्य को न देखने वाली का उल्लेख होगा, यानी पर्दा प्रथा होगी, तभी तो वह सूर्य को नहीं देख पा रही है। तो इसका उल्लेख आपका असूर्यपश्या के संदर्भ में आप इस ऑप्शन को कह सकते हैं कि पर्दा प्रथा का उल्लेख है। यह सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि मौर्य काल में कौन शासक अपनी दैवीय उत्पत्ति में विश्वास करता है। किसी मौर्य शासक ने अपनी दैवीय उत्पत्ति में विश्वास नहीं किया है। वह भगवान द्वारा खुद को शासक बनाए जाने की बात नहीं कर रहे हैं। देवा नाम प्रिय की उपाधि धारण करते हैं कि देवताओं के प्रिय हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि देवता ने ही उन्हें शासक बनाया है। मौर्यकालीन जो शासक हैं वो पूर्णतया लोक कल्याणकारी शासक हैं। वो प्रजा को पुत्रवत भाव से देखते हैं, यानी वो सबको अपनी संतान मान रहे हैं इस भाव से। तो राजत्व सिद्धांत मौर्य काल में नहीं है, ये मौर्य काल के बाद आता है। यानी आपको शुंग काल से, भारतीय इतिहास में शुंग काल से, ये जो ऐतिहासिक काल है, आध ऐतिहासिक की बात नहीं कर रहे हैं, ऐतिहासिक काल की बात कर रहे हैं। तो ऐतिहासिक काल में सबसे पहले जो राजत्व का दैवीय सिद्धांत आता है वो आता है आपके शुंग काल से। शुंग, सातवाहन, ये सभी। और आप यहाँ आ जाएं, गुप्तों में तो परम भट्टारक जैसी उपाधियाँ जो मिलती हैं वो इस दैवीय सिद्धांत को ही बल प्रदान करती हैं। ठीक है। घेरदार कुएं हैं, पहली बार घेरदार कुएं, ईंट के घेरदार कुएं पहली बार इसी मौर्य काल में देखे गए। और उत्तरी काली पालिश मृदभांड, ये तो विशिष्टता है इस मौर्य काल की। ये कहाँ से पाए गए हैं? सबसे पहले ये तक्षशिला से पाए गए। तक्षशिला से लेकर पाटलिपुत्र तक ये विस्तृत हैं और ये संभ्रांत वर्ग के मृदभांड माने जाते हैं। इनका व्यापार भी होता था और इनका व्यापारिक केंद्र कौशाम्बी था। ठीक। अशोक ने अपने किस अभिलेख में 5 यवन, यवन नहीं, यवन राजाओं का उल्लेख किया है? अभी कुछ देर पहले इसकी बात हुई थी। किस अभिलेख में उसने 5 यवन राजाओं का उल्लेख किया है? कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन, 13वां शिलालेख। बिल्कुल सही। 13वें शिलालेख में वह 5 यवन राजाओं का उल्लेख करता है, जिसमें आपके अंत्योक, यवन राजाओं के नाम बोलते जाएं। क्या? अंत्योक, तुर्मे, अंतिकिन, और कौन है? मग, और ठीक। तो ये आपका अंत्योक कहाँ का शासक है? सीरिया का शासक है। तुर्मे कहाँ का शासक है? मिस्र का शासक है। ये कहाँ के शासक हैं? मैसिडोनिया के शासक हैं, मैसिडोनिया के। और मग कहाँ के शासक हैं? ये यहाँ अलेक्जेंडर करिएगा, एपिरस की जगह अलेक्जेंडर। ये आपके एपिरस के शासक हैं और ये सीरीन के शासक। तो इन शासकों के क्षेत्र को भी ध्यान रखिएगा, कभी क्षेत्र मिला लिया जाता है। तो इन 5 यवन। 7वें शिलालेख में क्या बात हुई थी? अभी इसकी बात हुई है। दूसरे शिलालेख में क्या बात हुई थी? दूसरे शिलालेख में जो बात हुई है वो इसकी बात नहीं हुई थी। इसमें क्या कहा गया है कि इसमें
चिकित्सालय और दवाओं, चिकित्सालय स्थापित करने की बात कही गई है और दवाओं को वहाँ भेजने की बात कही गई है। और इसी संदर्भ में इसी दूसरे शिलालेख में दक्षिण के राज्यों का उल्लेख होता है। दक्षिण के कौन कौन से राज्यों का उल्लेख होता है? दक्षिण के जिन राज्यों का उल्लेख होता है उसमें है चोल, पांड्य, क्षत्रियपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी। ताम्रपर्णी का मतलब श्रीलंका से है। तो ये चार आपके हैं भारत के। चोल राज्य के रूप में इसका उल्लेख हुआ है, पांड्य राज्य के रूप में, यहाँ एक वचन के रूप में इनका उल्लेख हुआ है, यानी इन्हें आप राजा माने। क्षत्रियपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका का। ठीक है। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करते हुए नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अशोक से संबंधित प्रमुख घटनाएं। तो अशोक से संबंधित जो प्रमुख घटनाएं हैं इनको आप बोध गया की यात्रा किस वर्ष किया था? 10वें वर्ष। लुम्बिनी की यात्रा 20वें वर्ष। ठीक। अभी बात हुई थी रजकों को न्यायिक अधिकार, इसकी भी बात अभी हुई है 26वें वर्ष। धम्म महामात्रों की नियुक्ति 13वें वर्ष। 5वें शिलालेख में इसका उल्लेख है। 5वां शिलालेख इसका उल्लेख। चौथा स्तंभ लेख इसका उल्लेख चौथे स्तंभ लेख में हुआ है। इसका उल्लेख रोमनदेई अभिलेख में हुआ है। ठीक। तो इस ऑप्शन को आप मिला लेंगे। आगे चलिए, कितने क्वेश्चन बचे अभी? किसने कहा कि अशोक में चंद्रगुप्त मौर्य जैसी शक्ति, समुद्रगुप्त जैसी बहुमुखी प्रतिभा तथा अकबर जैसी सहिष्णुता थी? इसमें कौन कह रहा है कि अशोक में चंद्रगुप्त मौर्य जैसी शक्ति है, समुद्रगुप्त जैसी बहुमुखी प्रतिभा है और अकबर जैसी सहिष्णुता है? इस कथन को कह कौन रहा है? इस कथन को हेमचंद्र राय चौधरी कह रहे हैं। इलियट का कथन है अशोक के संदर्भ में कि पवित्र सम्राटों की दीर्घा में अकेला खड़ा है। पवित्र सम्राटों की दीर्घा में यह अकेला खड़ा है। पवित्र सम्राटों की दीर्घा में अकेला खड़ा है। ठीक। करने का एक कथन है कि यह भिक्षु वेश में राजा है। अशोक क्या है? भिक्षु वेश में राजा करने का कथन है। नीलकंठ शास्त्री इनकी तुलना अकबर से करते हुए अकबर से इन्हें श्रेष्ठ बताते हैं। नीलकंठ शास्त्री इनकी तुलना, दो ही महान शासक भारत में हैं, वो हैं आपके अशोक और अकबर। इन दोनों में सबसे महान जो है वो अशोक है। नीलकंठ शास्त्री इसे अकबर से भी महान स्थापित करते हैं। ठीक। मौर्य काल के चांदी का सिक्का पण और तांबा का सिक्का माशक में क्या अनुपात था? इस ऑप्शन को बताएं जल्दी। कितना बचा है अभी? छोड़ दें? इतना चलिए इस ऑप्शन को बताएं। बी ऑप्शन ये जो ऑप्शन बी आप लोगों का दिख रहा है इसी क्वेश्चन का है। लोकेश जी है? अच्छा नहीं सर। तो इसका ऑप्शन चांदी का सिक्का पण और तांबे के सिक्के में कितना अनुपात था, यानी पण और माशक में अनुपात यहाँ पूछा जा रहा है। पण अनुपात है माशक। चांदी का सिक्का माशक है, तांबे का सिक्का माशक है, चांदी का सिक्का पण है। इसमें अनुपात जो है मौर्य काल में 1:32 है। ठीक।
यह जो 1:14 अनुपात दिख रहा है, इस अनुपात को भी ध्यान रखिएगा। यह अनुपात शक और सातवाहनों के समय में क्या है, स्वर्ण और चांदी के बीच का अनुपात है। स्वर्ण सिक्का और चांदी के सिक्कों के बीच का अनुपात शक शासकों के समय में 1:14 था। सातवाहनों के यानी उस काल में जो अनुपात था 1:14 था, स्वर्ण और चांदी का, स्वर्ण और चांदी का। ठीक ठीक है, चलें आगे। कौन कहते हैं भारतीय चमड़े के जूते पहनते थे, और चमड़े के जूते में भी सफेद चमड़े के जूते। यहाँ चमड़ा का जूता जो है ये भी किस कलर का है, सफेद। सफेद चमड़े का जूता भारतीय पहनते थे। कौन कहता है, ये जो है इस ऑप्शन को आप एरियन पढ़ें। तो ये चमड़े के जूते पहनते थे, ये बात एरियन कहता है। ठीक, एरियन बताता है कि वो सफ़ेद चमड़े के जूते पहनते थे और उनकी एड़ियाँ ऊंची होती थी। ठीक, किसने चंद्रगुप्त के राजप्रसाद को देखकर कहा था कि इसे संसार में मनुष्य नहीं बना सकते बल्कि यह देवताओं द्वारा निर्मित है? यह बात फाहियान कहता है। पाटलिपुत्र जब वो आया था तब उसने चंद्रगुप्त के राजप्रसाद को देखकर यह बात कही थी कि इसे मनुष्य नहीं बना सकते बल्कि इसे किसने बनाया होगा, देवताओं द्वारा निर्मित किया होगा। इस स्पूनर जो नाम है, स्पूनर यहाँ पाटलिपुत्र से ही संबंधित है। पाटलिपुत्र की खुदाई इन्होंने ही करवाई है। स्पूनर के नेतृत्व में ही पाटलिपुत्र की खुदाई हुई। कुम्भहार और वहाँ की खुदाई इन्हीं के द्वारा, स्पूनर द्वारा कराई गई है। ठीक, आगे अब यहाँ एक क्वेश्चन आपको मिल ही गया। वैसे कुम्भहार जहाँ से स्तंभों वाले भवन का साक्ष्य मिला है का उत्खनन किसने करवाया था? कुम्भहार जहाँ से स्तंभों वाले भवन का साक्ष्य मिला है, दो जगह हैं यहाँ कुम्भहार से स्तंभों वाले भवन, एक तो कुम्भहार है और दूसरा है बुलंदी बाग। बुलंदी बाग दो पाटलिपुत्र के दो स्थानों की खुदाई जो है, एक तो कुम्भहार है और दूसरा बुलंदी बाग है। दोनों की खुदाई करवाते कौन है? स्पूनर करवाते हैं। और यही पूछा जा रहा है किसने उत्खनन करवाया। यहाँ से क्या मिला? स्तंभों वाला भवन मिला। यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से चहारदीवारी मिली है। जो मौर्यकालीन चहारदीवारी लकड़ी की थी वह चहारदीवारी आपको बुलंदी बाग से मिली है और स्तंभों वाले भवन का साक्ष्य कुम्भहार से मिला है। ठीक, इसका ध्यान रखिएगा। अशोक का प्रधानमंत्री कौन था? एक लाइन का प्रश्न है, जल्दी बता दें। अशोक का प्रधानमंत्री कौन है? कौटिल्य जो प्रधानमंत्री हैं ये चंद्रगुप्त के हैं और बिंदुसार के भी हैं। दोनों लोगों के, बिंदुसार के कुछ समय तक ये रहे थे और खल्लाटक जो है बिंदुसार के समय में, यानी बिंदुसार के दो प्रधानमंत्री हुए, एक कौटिल्य भी कुछ समय तक हैं और कुछ समय तक खल्लाटक हैं। और चंद्रगुप्त के जो, अशोक के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं राधगुप्त। अशोक के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं राधगुप्त। ये पिंगल वत्स कौन है? पिंगल वत्स बिंदुसार के दरबार में रहने वाले एक आजीवक संप्रदाय के प्रमुख हैं, आजीवक संप्रदाय के संत हैं और इनसे वो सलाह लिया करता था। बिंदुसार उत्तराधिकारी चयन में भी इनसे सलाह लिया है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अशोक के समय सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर कौन था? अशोक के समय सौराष्ट्र प्रांत का कौन गवर्नर है? तो अशोक के समय सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर ये है अशोक के समय, ये है चंद्रगुप्त के समय और पाणदत्त किसके समय है? सुविशाख रुद्रदामन के समय और इनके समय आपके स्कंदगुप्त के समय ये हैं। ठीक, अशोक के किस अभिलेख में
यूनानी और आरामेइक दोनों लिपियों में लेख हैं, यूनानी भी और आरामेइक भी। यह रुमंदेई सरेकुना जो लेख है यह दोनों में है, दो लिपि में है, यह यूनानी और आरामाइक में। इस प्रश्न का आंसर ये है लघमान, लघमान। और ये जो लेख है लघमान वाला ये आरामेइक में है, केवल आरामेइक में। और ये मनसेहरा और यही शाहबाजगढ़ी, शाहबाजगढ़ी, शाहबाजगढ़ी ये दोनों लेख किस में हैं? ये दोनों आपके खरोष्टी में हैं। ठीक। कौटिल्य ने कूट रूपकार, कूटारूपकार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो कूटारूपकार शब्द का जो प्रयोग किया है वह ये मुद्रा जलसाजों के लिए, मुद्रा परीक्षक जो है ये रूप दर्शक हैं, रूप दर्शक मुद्रा परीक्षक हुए थे। और वेश्याओं के लिए आपने एक शब्द देखा ही रूपजीवा, और इनके लिए यह शब्द प्रयोग किया गया है तमाशा दिखाने वालों के लिए कुशलव, कुशलव शब्द इनके लिए प्रयोग किया गया है। ठीक। अशोक के किस अभिलेख में कलिंग के नगर निवासियों नहीं, यहाँ नगर व्यवहारिकों, नगर व्यवहारिकों हारिकों को निर्देश दिया गया है? अभी हम लोगों ने बात की थी पृथक कलिंग लेख की, जिसमें वो नगर व्यवहारिकों को आदेश देता है, निर्देश देता है कि वो समानता के साथ और निष्पक्षता के साथ न्याय करें। ठीक। इन सारे अभिलेखों की बात हो ही गई है। इस तीसरे अभिलेख की बात नहीं हुई तो तीसरे अभिलेख में आपका युक्त रज्जुक प्रादेशिक, युक्त रज्जुक और प्रादेशिक अधिकारियों का उल्लेख हुआ है और उन्हें प्रत्येक 5 वर्ष पर दौरा पर जाने को कहा जा रहा है। हो गया। तो ये आपके प्रश्न रहे। ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक। फिर अगला टेस्ट जब होगा एक दिन पहले आपको सूचित कर दिया जाएगा। धन्यवाद।